तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 4 है। इसके पहले हमने 3 वीडियोस किए इस चैप्टर के ऊपर, जहाँ पर हमने 2.1 टॉपिक नंबर तक पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं पढ़े हैं तो आप वो वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है पिछले वीडियो का और हमारे क्या कहते हैं प्लेलिस्ट का। तो आप प्लेलिस्ट खोलकर उसमें से सारे आप वीडियोस देख सकते हैं, इस चैप्टर के सारे वीडियोस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या पढ़ाया गया है टॉपिक नंबर 2.2 में। टॉपिक का नाम है व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो देखिए, ये जो लिबरल नेशनलिज्म है इसका आखिर मतलब क्या होता है और ये क्या कहना चाहता था, ये किस तरह से सामने आया, इन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो देखिए, आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वेयर क्लोजली अलाइड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। देखिए, जो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया है जो कि अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में आया था, वो बहुत ही करीबी रूप से जॉइंड है आपके आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म से। तो देखिए, यहाँ पर बात आता है कि लिबरलिज्म टर्म क्या है। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। तो देखिए, जो लिबरलिज्म वर्ड है वो लिबर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है फ्री। तो लिबरलिज्म का सीधा मतलब एक तरह से हम निकालें तो उसका होता है कि आज़ादी को आज़ादी या फिर हाँ, आज़ादी के रूप में ले सकते हैं अगर हम किसी पर्सन के लिए बात करते हैं लिबरलिज्म को। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फ्रॉम द इंडिविजुअल, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो देखिए, मिडिल क्लास, पिछले टॉपिक हमने देखा था कि मिडिल क्लास में ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो मिडिल क्लास के लिए ये जो लिबरलिज्म वर्ड था ये सिंपली मीनिंग रखता था कि फ्रीडम, जितने भी इंडिविजुअल है, कोई भी लोग हैं, उनके लिए आज़ादी, वो जो करना चाहें, जैसे करना चाहे उसकी आज़ादी, और सभी लोगों को लॉ के सामने यानी कि कानून के सामने बराबर अधिकार हो, उन्हें बराबर छूट मिले, बराबर उनको सज़ा मिले। क्योंकि उसका रीज़न ये था कि पहले जो एरिस्टोक्रेसी चलती थी उसमें कुछ लोगों को छूट होती थी कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो इस वजह से जो मिडिल क्लास था वो काफ़ी ज़्यादा उससे नाराज़ था और वो चाहता था कि सभी लोगों को कानून के सामने बराबर रखा जाए। Politically, it emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of aristocracy and clerical privileges. A constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stated the inviolability of private property. तो यहाँ देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो ये इम्फेसाइज करता है कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। इसका मतलब ये हुआ कि लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो कहती है कि गवर्नमेंट हमेशा लोगों के मर्जी से बननी चाहिए या फिर लोगों के मर्जी से चलनी चाहिए। तो अगर हम बात करें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद तो जो लिबरलिज्म है उसका सीधा एक तरीके से मतलब रहा है या फिर वो जुड़ा हुआ रहा है एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी से, यानी जो मोनार्की है या फिर एरिस्टोक्रेसी रूल है, सॉरी ऑटोक्रेसी, मैं एरिस्टोक्रेसी पढ़ रहा हूँ जल्दी में, ऑटोक्रेसी के रूल को समाप्त से, यानी कि मोनार्की को या फिर निरंकुश शासन को समाप्त करने के साथ वो जुड़ा हुआ है। और इसके साथ जो क्लर्कियल प्रिविलेजेस मिलते हैं कुछ लोगों को जन्म के आधार पर, उसको भी खत्म करने के समर्थन में ये लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी रही है। और इसके साथ साथ ये चाहती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बने और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बने और एक पार्लियामेंट में जहाँ पर लोग जुटें। तो अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, जो लिबरल्स थे यानी जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, वो दबाव बनाते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकार के लिए भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम। Yet equality before law did not necessarily stand for universal suffrage. तो देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ साथ में जोड़ा गया है कि अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की, यानी कि कानून के सामने सब कोई बराबर होगा उसको, लेकिन उसके साथ यूनिवर्सल सफरेज को नहीं जोड़ा गया है। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब हुआ कि एक निश्चित उम्र के बाद सभी लोगों को वोट देने का अधिकार सरकार बनाने के लिए। जैसे इंडिया में यूनिवर्सल सफरेज लागू है, यानी कि 18 साल से कोई भी बड़ा अगर व्यक्ति है वो वोट देकर सरकार बनाने में मदद कर सकता है, अपने भावनाओं को रख सकता है। तो लेकिन वहाँ पर ये बात नहीं थी। इक्वालिटी बिफोर द लॉ जब बात होती है वहाँ पर यूनिवर्सल सफरेज को इंक्लूड नहीं किया गया था। अगर आप फ्रांस रिवॉल्यूशन की को याद करें क्लास 9 से, तो
तो उस समय में जो फ्रांस रिवॉल्यूशन था वो एक पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर हुआ था, जिसमें कि राइट टू वोट दिया गया था। क्या कहते हैं, सरकार बनाने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए राइट टू वोट दिया गया था, वो सिर्फ उन लोगों को दिया गया था जिनके पास प्रॉपर्टी थी। वैसे लोगों को नहीं दिया गया था जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, और महिलाओं को भी नहीं दिया गया था। यानी मेन विदाउट प्रॉपर्टी और जितने भी महिलाएं हैं उन्हें पॉलिटिकल राइट से बाहर रखा गया था। काफ़ी कम समय के लिए जब जैकोबिन्स की सरकार थी उस समय में सभी एडल्ट मेल्स को यूनिवर्सल सफरेज प्रोवाइड किया गया था। However, the Napoleon Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor। तो जो नेपोलियन कोड आया यानी कोड ऑफ 1804 आया, उसने जो यूनिवर्सल सफरेज था उसको फिर से रिमूव कर दिया, लिमिटेड सफरेज कर दिया, और जो महिलाएं थी उन्हें इस माइनर का स्टेटस दे दिया, और उनको उनके फादर्स और हस्बैंड के अधिकार के अंदर डाल दिया। यानी वो अब खुद से कुछ नहीं कर सकती हैं, उनका अधिकार, उनके ऊपर अधिकार उनके पिता का या फिर उनके हस्बैंड का होगा। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो पूरी 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी तक जितने भी महिलाएं थी, और बहुत सारे, जितनी भी नहीं, सारी नहीं, बहुत सारी महिलाएं थी और बहुत सारे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने अपोजिशन मूवमेंट्स निकाले और वो डिमांड कर रहे थे कि उन्हें भी पॉलिटिकल राइट्स मिले। तो अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर में बात करें तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं यानी पैसों के लेन देन की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो लिबरलिज्म हुआ उसका सीधा सा मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी मार्केट की आज़ादी, और स्टेट इम्पोज यानी सरकार द्वारा लगाए गए जो एबोलिशंस हैं किसी भी गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट के ऊपर, उस पर उसको ख़त्म करना। ये लिबरलिज्म की सीधा साधा मतलब था इकोनॉमिक्स के स्फीयर में। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास। 19th सेंचुरी के दौरान जो इमर्जिंग मिडिल क्लास थी उसका ये बहुत ही बड़ा डिमांड था। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। हम एग्जांपल देखने वाले हैं 19th सेंचुरी के पहले हिस्से में, फर्स्ट हाफ यानी कि 1850 के पहले वाले जो हिस्से उसको हम देखने वाले हैं। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ, आगे मैं कर देता हूँ, नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो जो नेपोलियन की जो क्या कहते हैं, जितने भी मेजर्स थे, नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, उन्होंने क्रिएट किया स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़ और एक कन्फेडरेशन 39 स्टेट्स का। ईच ऑफ दे पजेस्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेट एंड मेजर्स। जो 39 स्टेट्स थे यानी जर्मनी के जो 39 स्टेट्स थे, वो उनके पास अपना खुद का वेट और मेजर था, उनके पास अपनी करेंसी थी। और एक अगर मर्चेंट है यानी एक कोई व्यापारी है, वो ट्रैवल कर रहा है 1833 में हैम्बर्ग से लेकर नमबर्ग तक अपने गुड्स को सेल करने के लिए, तो इसके लिए उसे 11 कस्टम से होकर गुजरना पड़ता था, 11 कस्टम बैरियर से होकर गुजरना पड़ता था, और हर एक प्लेस पर उसे 5% कस्टम ड्यूटी देनी होती थी। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा उसे टैक्स देना पड़ता था। ड्यूटीज वेयर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। जो ड्यूटीज़ जो थी यानी 5% यहाँ मैंने बात की, लेकिन सब जगह 5% नहीं होती थी, वो जनरली डिपेंड करती थी वेट पर कि आखिर प्रोडक्ट का वेट कितना है, उसका मेजरमेंट कितना है। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर दिस इन्वॉल्व टाइम कंजम्पशन कैलकुलेशन। तो देखिए हर एक जो रीजन था उसके पास अपना वेट और मेजर था, इसलिए उन लोगों को रियलिटी में टैक्स कैलकुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल वाज द एले विच इन रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बाउट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 centimeter of cloth, in men's 55.1 centimeter and Nuremberg 65.6 centimeter, in Freiburg 53.6 centimeter, 53.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर सिंपली बताया जा रहा है कि देखिए
जो मेजर्स क्लॉथ नापने का जो सिस्टम था, यानी क्लॉथ का जो मेजरमेंट था वो सभी रीजन्स में अलग अलग था। एक मेजरमेंट है LA, तो वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग था। जैसे फ्रैंकफर्ट में 54.7 एक LM का मतलब हुआ, मेंस में 1 LA इज इक्वल टू 55.1 सेंटीमीटर, नमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर हुआ करता था। तो देखिए ऐसे जो कंडीशंस थे इन्हें ऑब्स्टेकल्स के रूप में देखा जाता था इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए और ग्रोथ के लिए, जो कि नया कॉमर्शियल क्लास था उनके द्वारा। वो आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। तो देखिए ये जो मिडिल क्लास था, न्यू कमर्शियल क्लास था, ये डिमांड कर रहा था कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाई जाए और जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल एंड कैपिटल, उसको जरा सा भी छेड़छाड़ ना किया जाए, उसे जैसा है वैसा रहने दिया जाए। तो इस वजह से 1834 में अ कस्टम्स यूनियन और ज़ोल्वेरिन was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states। 1834 में एक कस्टम्स यूनियन बना जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन, और ये बना था प्रसा के लीडरशिप में, और इसमें ज़्यादातर जर्मन स्टेट्स ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था। द यूनियन एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो देखिए ये जो यूनियन बना यानी ज़ोल्वेरिन बना, इसने ट्रैफिक बैरियर्स को ख़त्म कर दिया और नंबर ऑफ करेंसीज जो थी उसे 30 से ज़्यादा करेंसीज हुआ करती थी जर्मनी में पहले, उसे ख़त्म करके 2 करेंसीज यानी 2 करेंसीज बना दिया। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। तो देखिए रेलवेज का जो नेटवर्क बना उसने फिर आगे चलकर मोबिलिटी को बढ़ाया, यानी एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट के मूवमेंट को बढ़ा दिया। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्टैंडर्ड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट ए टाइम। तो यहाँ देखिए सीधा साधा इसका मतलब ये होता है कि देखिए इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी एक चीज़ सामने आई। वो कैसे कि देखिए लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी बहुत सारी स्टेट्स होने की वजह से, लेकिन जब एक स्टेट होगा तो उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए इस तरह के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को बढ़ाने में इसने काफ़ी ज़्यादा मदद किया। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक 2.3 टॉपिक नंबर के साथ, जिसका नाम है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर जिस समय आप देख रहे हैं वीडियो उस समय तक अगर ये वीडियो बन जाएगा नेक्स्ट वीडियो, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।